Hello students, class 10th is a video 7 of the chapter Making of the Global World. इंडियन एंटरप्रेन्योर अब्रॉड, जो विदेशों में भारतीय उद्यमी थे, उनकी जो दशाएं थी। ग्रोइंग फूड एंड अदर क्रॉप्स, भोजन उगाने के लिए खाद्य पदार्थ हुआ जो ग्रोइंग फूड है, और अदर क्रॉप्स है अन्य प्रकार की जो खाद्य पदार्थ हैं उसको लिए वर्ल्ड मार्केट में जो आवश्यकताएं की पूर्ति करने के लिए पूंजी की आवश्यकताएं थी। रिक्वायर्ड कैपिटल, अगर बहुत बड़े पैमाने पर विश्व स्तर पर भोजन जो खाद्य पदार्थ का उत्पादन करना था तो इसके लिए पूंजी की आवश्यकता थी। लार्ज प्लांटेशंस जो थे, बड़े बागानों के लिए कुड बोरो इट फ्रॉम बैंक्स, बड़े बागानों में खेती करने के लिए बैंकों से कैपिटल लिया जा सकता था और मार्केट से। बट व्हाट अबाउट द हम्बल प्रेजेंट, लेकिन पीजेंट्स, छोटे छोटे किसानों का क्या होता, वो उनको कैसे कैपिटल मिलता, कैसे मैनेज करते। इंटर द इंडियन बैंकर, यहाँ से देसी साहूकार और महाजन दृश्य में आते हैं। इंडियन बैंकर, डू यू नो ऑफ द शिकारीपुरी श्रॉफ्स, क्या आपने शिकारीपुरी श्रॉफ और नट्टू कोट्टई जो है चेट्टियार के बारे में सुना है? कह रहा क्या आप जानते हैं शिकारीपुरी श्रॉफ और नट्टेकुरी चेट्टियार? दे वेर अमंग द मैनी ग्रुप ऑफ बैंकर्स, ये उन सारे बैंकरों और व्यापारियों में से थे। वो फाइनेंस एक्सपोर्ट एग्रीकल्चर, जो कृषि के लिए कर्ज दिया करते थे। इसके लिए वो क्या करते थे, साउथ ईस्ट एशिया जो है, और यूजिंग आइदर देयर ओन फंड्स, इसके लिए वह तो अपनी जेब से पैसा लगाते थे, ओन फंड्स, और दी दोज बोरोड फ्रॉम यूरोपियन बैंक, या यूरोपियन बैंक से कर्जा लेते थे या अपनी जेब से पैसा लगाते थे। ओवर लार्ज डिस्टेंस, उनके पास दूर दूर तक पैसा पहुंचाने की एक व्यवस्थित पद्धति होती थी। दे आर सोफिस्टिकेटेड सिस्टम टू ट्रांसफर मनी, वो काफ़ी दूर दूर तक भी पैसा पहुंचा देते थे। इवन डेवलप्ड इंजीनियर्स फॉर्म्स ऑफ कॉर्पोरेट ऑर्गेनाइजेशन, यहाँ तक कि उन्होंने व्यावसायिक संगठन और क्रियाकलापों के देसी स्वरूप भी विकसित कर लिए थे। इंडियन ट्रेडर्स एंड मनी लेंडर्स, जो भारतीय व्यापारी थे और जो हम कह सकते हैं व्यापारिक, जो भारतीय व्यापारी और महाजन थे। मनी लेंडर भी महाजन होता है, भारतीय व्यापारी और महाजन। ऑल्सो फॉलोड यूरोपियन कॉलोनाइजर्स, उन्होंने भी क्या बचा, उपनिवेशकारी जो थे अफ्रीका में, यूरोप के महाजन भी जा पहुंचे वहाँ पर। यूरोपीय उपनिवेशकार के पीछे पीछे भारतीय जो व्यापारी थे वो भी पहुंच गए। हैदराबादी सिंधी व्यापारी तो यूरोपीय उपनिवेशों से भी आगे तक जा निकले। जो हैदराबादी सिंधी थे और व्यापारी थे, वेंचर बियॉन्ड यूरोपियन कॉलोनी से आगे 1860 के टाइम पर दे एस्टेब्लिश फ्लोनिशिंग इम्पोपिया एट विजी पोर्ट्स वर्ल्ड वाइड। ये कहता है 1860 के टाइम में दुनिया भर के जो बंदरगाह थे वहाँ बड़े बड़े एम्पोरियम खोल दिए गए थे, एम्पोरिया खोल दिए विजी पोर्ट में, और सेलिंग लोकल एंड इम्पोर्ट क्रूसेस टू टूरिस्ट। और इन दुकानों में जो एम्पोरियम खोले थे, इन दुकानों में सैलानियों को, जो सैलानी वहाँ घूमने आते थे, आकर्षक करने के लिए आकर्षक स्थानीय और विदेशी चीज़ें मिलती थी। टूरिस्ट जो यहाँ पर आते थे, सैलानी जो यहाँ पर आते थे, whose numbers were beginning to swell thanks to the development of safe and comfortably passenger vessel। यानी कि स्थानीय और विदेशी चीज़ें जब इन टूरिस्ट लोगों को मिलती थी तो वह एक फलता फूलता कारोबार था, क्योंकि सुरक्षित और आरामदेह जलपोतों के आ जाने से सैलानियों की संख्या में भी क्या हुआ, वृद्धि होने लगी और आरामदायक थी ये यात्रा। इंडियन जो ट्रेड थे, कॉलोनिज्म एंड द ग्लोबल सिस्टम, अब कहते हैं कि जो भारतीय व्यापार है, इंडियन ट्रेड है, और कॉलोनिज्म है, उपनिवेशवाद है, और वैश्विक व्यवस्था जो थी, पद्धति थी, कैसी थी। हिस्टोरिकली फाइन कॉटन्स बल, बेसिकली अगर हम देखें ऐतिहासिक रूप में भारत में पैदा होने वाला जो महीन कपास था, प्रोडक्ट इन इंडिया और एक्सपोर्ट टू यूरोप, वो तो हम स्टार्टिंग से पढ़ते आ रहे हैं कि जो इंडिया में कॉटन था वो अच्छी क्वालिटी का था और उसे यूरोप में एक्सपोर्ट किया जाता था।
विथ इंडस्ट्रियलाइजेशन, फिर जैसे 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 उद्योग बढ़ा, औद्योगिकरण के बाद ब्रिटेन में भी कपास का उत्पादन होने लगा। ब्रिटेन कॉटन मैन्युफैक्चरर्स बिगेन टू एक्सपेंड एंड इंडस्ट्रियलाइज, प्रेशराइज द गवर्नमेंट टू रिस्ट्रिक्ट कॉटन इंपोर्ट एंड प्रोटेक्ट लोकल इंडस्ट्री। ब्रिटिश कॉटन मैन्युफैक्चर, ब्रिटेन में जो कॉटन का मैन्युफैक्चर हुआ, ब्रिटेन में भी कपास का जब उत्पादन होने लगा तो इसी कारण वहाँ के उद्योगपतियों ने सरकार पर दबाव डाला कि कपास के आयात पर रोक लगा दे। प्रेशराइज किया गवर्नमेंट पर कि वो कॉटन के इंपोर्ट पर रिस्ट्रिक्शन लगाए, जिससे कि जो स्थानीय उद्योग हैं उनको सुरक्षा मिले। टैरिफ्स वेर इम्पोज, और टैरिफ लगा दिया गया, यानी कि अगर हमारा सामान उन देशों में जाता था तो उन पर हमें टैक्स देना पड़ता था, या हमें वहाँ का सामान इधर बुलाना पड़ता था तो उसके लिए भी टैक्स देना पड़ता था। टैरिफ लगा दिया गया। फलस्वरूप ब्रिटेन में जो आयातित कपड़े पर थी, जो ब्रिटेन से हम कपड़े इंपोर्ट करते थे उस पर हमें बहुत ज़्यादा टैक्स देना पड़ता था। टैरिफ वेर इम्पोज ऑन क्लोथ इम्पोर्ट इन ब्रिटेन, या ब्रिटेन में जो कपड़े हम भेजते थे उसके लिए भी हमको वहाँ पर टैक्स देना पड़ता था। कॉन्सिक्वेंटली द इनफ्लो ऑफ फाइन इंडियन कॉटन बिगेन टू डिक्लाइन, तो इस कारण से वहाँ महान जो भारतीय कपास का आयात जो था, महीन जो कपड़े थे उनके कपड़ों का जो आयात था, फाइन इंडियन कॉटन जो थे उसका जो आयात था वो कम होने लगा। फ्रॉम द अर्ली 19th सेंचुरी से अगर हम बात करें 19वीं शताब्दी की शुरुआत से ही द ब्रिटिश मैन्युफैक्चरर्स, जो ब्रिटिश के कपड़ा उत्पादक थे वो क्या करने लगे, बिगेन टू सीक ओवरसीज, यानी कि दूसरे देशों में भी अपने कपड़े का व्यापार ढूंढने लगे कि केवल अपने देश में नहीं, वो दुनिया के और देशों में भी अपने कपड़े का एक व्यापार तलाश करने लगे। एक्सक्लूडेड फ्रॉम द ब्रिटिश, सीमा शुल्क की व्यवस्था के कारण, मार्केट बाय टैरिफ बैरियर्स, जो टैरिफ बैरियर यानी कि अगर उनके देश में कोई चीज़ ब्रिटेन इंपोर्ट करता था तो टैरिफ लगा दिया जाता था हमारे इंडियन प्रोडक्ट पर, जिससे वो चीज़ें महंगी हो जाती थी। सीमा शुल्क की व्यवस्था का ब्रिटिश बाजारों में बेदखल हो जाने के बाद भारतीय कपड़ों को दूसरे अंतर्राष्ट्रीय बाजार में भारतीय स्पर्धा का सामना करना पड़ा। जो इंडियन टेक्सटाइल थे, टैरिफ लगाने के कारण इंडियन टेक्सटाइल को बहुत ही कंपटीशन का सामना करना पड़ा इंटरनेशनल मार्केट में। इफ़ वी लुक एट द फिगर, यदि हम फिगर को देखते हैं ऑफ एक्सपोर्ट्स फ्रॉम इंडिया, we see declining of share of cotton textile from some 30% around 1800 to 15% by 1815. If we look at the figure of export, यदि हम उन आंकड़ों को देखें जिसे भारत का निर्यात होता था, we see a steady decline, तो हमने इसमें देखा तो जो सूती कपड़े के निर्यात में लगातार गिरावट का रुझान आने लगे। जो रुझान दिखाई देता है, और 1800 के आसपास 30% जो था, अराउंड 18% दिखा हमें सूती कपड़ों का जो परसेंट था वो 30% ही था 1800 के आसपास। 15% हो गया, वो धीरे धीरे 1815 तक लगभग आधा हो गया। बाय द 1870 द प्रोपोर्शन हैज ड्रॉप टू बिलो 3%। 1870 तक यह रेशियो था 3% हो गया। When did India export? What then did India export? तो फिर भारत के किन चीज़ों का निर्यात किया? अब जब ट्रेड इतना तेज़ी से डिक्लाइन होने लगा तो आखिर कौन सी चीज़ों का एक्सपोर्ट होने लगा इंडिया से? द फिगर अगेन टेल, ये आंकड़े माध्यम से फिर एक नाटकीय कहानी सामने आती है, एक ड्रामेटिक स्टोरी बताती है। जो वाइल एक्सपोर्ट ऑफ मैन्युफैक्चरर्स, जब निर्मित वस्तुओं का निर्यात घटता जा रहा था, एक्सपोर्ट जो मैन्युफैक्चरिंग चीज़ें थी उनका डिक्लाइन होगा तेज़ी से, तो एक्सपोर्ट ऑफ रॉ मटेरियल, तो जब निर्मित सामानों का एक्सपोर्ट न होने लगा तो कच्चे सामानों का एक्सपोर्ट किया जाने लगा लगातार, इक्वली फास्ट, तेज़ी से। जितनी तेज़ी से निर्मित वस्तुओं के सामान का निर्यात घट रहा था उतनी तेज़ी से कच्चे माल के निर्यात बढ़ता जा रहा था। 1812 से 1812 टू 1871 द शेयर ऑफ रॉ जो कॉटन था वो एक्सपोर्ट 5% से 35% तक बढ़ गया। और बेसिकली फॉर एनी डिकेड्स, एंड यू हैव रेड लास्ट ईयर्स, आपने लास्ट ईयर पढ़ा है, ऑप्टिमम शिपमेंट जो थे टू चाइना ग्रू रैपिडली, और इसी तरह से
लास्ट में हमने पढ़ा था कि 1820 के दशक में चीन को बड़ी मात्रा में अफीम का निर्यात भी किया जाने लगा था, क्योंकि ब्रिटेन ने यहाँ पर जो ब्रिटिश कॉलोनियल एरियाज थे भारत में कॉलोनियाँ स्थापित की थी, तो यहाँ से भी चाइना के लिए ओपियम को एक्सपोर्ट किया जाता था। हमने लास्ट ईयर पढ़ा था इंडिया सिंगल लार्जेस्ट एक्सपोर्ट, ब्रिटेन ग्रू ओपियम इन इंडिया, ब्रिटेन ने यहाँ अफीम उगाया और एक्सपोर्ट चाइना में एक्सपोर्ट किया, क्योंकि ब्रिटेन क्या करता था, चाइना से चाय खरीदता था, तो बैलेंस नहीं हो पा रहा था, क्योंकि ब्रिटेन में बहुत ज़्यादा पैसा उनको चाय खरीदने में वेस्ट हो जाता था, तो ब्रिटेन एक फेवरेबल ट्रेड चाहता था, तो इसके लिए ब्रिटेन एक ऑप्शन ढूंढा, उसने अफीम उगाना शुरू कर दिया और भारत में भी अफीम की खेती करी, जिससे कि चाइना से जो उसका चाय का व्यापार होता था वो बैलेंस हो सके। चाइना एंड विद द मनी अर्न दो द सेल इट फाइनेंस ए टी और इम्पोर्ट फ्रॉम चाइना, चाइना से जो टी इम्पोर्ट करता था उसे बैलेंस करने में लगा दिया। ओवर द 19th सेंचुरी, अगर हम 19th सेंचुरी की बात करें तो भारतीय बाजार जो थे ब्रिटिश मैन्युफैक्चर्ड जो थे, ब्रिटेन से उत्पादित जो वस्तुएं थी फ्लोटेड इन इंडियन मार्केट, तो भारतीय जो बाजार थे उनमें क्या है, औद्योगिक उत्पादों की बाढ़ ही आ गई, बहुत ज़्यादा मात्रा में ब्रिटेन के बने हुए सामान भारत में आने लगे। फूड ग्रेन जो थे एंड रॉ मटेरियल, इसी तरह से भारत से ब्रिटेन और विश्व को भेजे जाने वाले खाद्यान्न और अच्छे मालों के निर्यात में इजाफा हुआ। भारत से क्या कहते थे, फूड ग्रेन जो भोज्य सामग्री थी और रॉ मटेरियल कच्चा पदार्थ जो था इंडिया से एक्सपोर्ट किया जाने लगा ब्रिटेन को, और अदर पार्ट ऑफ द वर्ल्ड में संसार के अन्य हिस्सों में इसकी बढ़ोतरी हुई। बट द वैल्यू ऑफ ब्रिटिश गुड एक्सपोर्ट, लेकिन अगर हम देखें ब्रिटेन से जो माल भारत भेजा जाता था उसकी कीमत भारत से ब्रिटेन जाने वाले माल की कीमत से बहुत ज़्यादा होती थी। इट मीन्स वैल्यू ऑफ जो ब्रिटेन एक्सपोर्ट टू इंडिया, जो वैल्यू थी ब्रिटेन से एक्सपोर्ट किया जाता था भारत में और मच हायर, उससे ज़्यादा थी तो वैल्यू ऑफ ब्रिटिश इंपोर्ट फ्रॉम इंडिया, यानी कि ब्रिटेन से तो ज़्यादा मात्रा में यहाँ मैन्युफैक्चर्ड गुड्स आते थे, लेकिन जो इंडिया से एक्सपोर्ट होता था उसकी जो वैल्यू थी वो कम थी। द ब्रिटेन हैड ए ट्रेड सरप्लस, तो इस कारण से ब्रिटेन इस मुनाफे के सारे दूसरे देशों के साथ होने वाले व्यापारी घाटे की भरपाई कर लेता था। अगर ब्रिटेन को किसी दूसरे देश से व्यापार में घाटा हो रहा है तो उसकी घाटे की भरपाई वो भारत के साथ होने वाले व्यापार से पूरी कर लेता था, कि भारत में ब्रिटेन से तैयार जो सामान था वो भारत में ज़्यादा मात्रा में उसका बाजार था। सरप्लस टू बैलेंस इट ट्रेड डेफिशिएट विद अदर कंट्री दैट इट विद कंट्रीज फ्रॉम द ब्रिटेन वॉज इम्पोर्टिंग मोर देन इट वॉज सेलिंग, और जो ब्रिटेन जो था फ्रॉम विच ब्रिटेन वॉज इम्पोर्टिंग, ब्रिटिश कितना इम्पोर्ट कर रहा था, इट वॉज सेलिंग टू। ऐसे ही देश के मुकाबले दूसरे देशों को होने वाले घाटे की भरपाई किसी तीसरे देश के साथ व्यापार में मुनाफा कमा कर की जाती है। तो ब्रिटेन के घाटे की भरपाई में मदद देते हुए भारत ने 19वीं सदी के विश्व अर्थव्यवस्था के रूप में एक अहम भूमिका अदा की, कहते हैं। हेल्पिंग ब्रिटेन बैलेंस इट डेफिशिएट, जो ब्रिटेन का जो घाटा था इंडिया ने बहुत ही क्रूशियल रोल निभाया इसमें। ब्रिटेन ट्रेड सरप्लस इन इंडिया, जो ब्रिटेन के व्यापार से जो अधिशेष हासिल होता था उसमें तथाकथित होम चार्जेस का निपटारा होता था, सो कॉल होम चार्जेस बोलते थे, दैट इंक्लूड प्राइवेट रेमिटेंस होम बाय द ब्रिटिश ऑफिशियल, और इसके तहत जो ब्रिटानी अफसर थे और व्यापारियों द्वारा अपने घर में भेजी गई जो रकम थी बाहरी कर्जे पर ब्याज और भारत में काम कर चुके ब्रिटेनी अफसरों की पेंशन शामिल थी। इसमें लिखा है जो ब्रिटिश ऑफिशियल्स थे, ब्रिटिश अधिकारी और जो व्यापारी थे, इंटरेस्ट पेमेंट जो उन्हें ब्याज जो दर थी भारत में काम कर चुके ब्रिटानी अफसरों की पेंशन भी उसमें क्या थी, शामिल थी। इंटरवर अगर हम इकोनॉमी की बात करते हैं तो इसमें हम देखते हैं जो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर था 1914 से 1918 के बीच में, मेनली फॉट इन यूरोप में लड़ा गया, बट इट इम्पैक्ट वॉज फेल अराउंड द वर्ल्ड, लेकिन इसका जो असर था पूरी दुनिया में देखने को मिला। नोटेबली फॉर आवर कंसर्न, अगर हम बात करें इस अध्याय में हम जिन चीज़ों पर विचार कर रहे हैं, वी कंसर्न इन दिस चैप्टर इट प्लंग द फर्स्ट हाफ ऑफ 20th सेंचुरी। विश्व हम देखते हैं
इन चीज़ों पर विचार करने की दृष्टि में महत्वपूर्ण प्रभाव यह रहा है कि इस युद्ध ने विश्व अर्थव्यवस्था को ऐसे संकट में ढकेल दिया जिससे उभरने को दुनिया को कितने दशक लग गए? 3 दशक से भी ज़्यादा का समय लग गया था। ड्यूरिंग दिस पीरियड द वर्ल्ड एक्सपीरियंस वाइड स्प्रेड इकोनॉमी एंड पॉलिटिकल इनस्टेबिलिटी। जो अनुभव किया पूरी दुनिया में इस काल में एक आर्थिक रूप से और राजनीतिक अनिश्चितता जो थी, एंड अनदर कैटेस्ट्रॉफी और अन्य तरह के जो विनाशकारी जो थे, विनाशकारी युद्ध, कैटेस्ट्रॉफिक मतलब विनाशकारी युद्ध मानवता के लिए एक बहुत ही एक भयानक अनुभव रहा है। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के दौरान 1914 से 18 के बीच में जो लड़ा गया था, हालांकि यूरोप में इसका प्रभाव ज़्यादा था, लेकिन कहीं ना कहीं पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था इससे प्रभावित हुई थी। वॉर टाइम ट्रांसफॉर्मेशन की अगर हम बात करें, इफ़ यू टॉक अबाउट द वॉर टाइम ट्रांसफॉर्मेशन, तो हम देखते हैं इसमें द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर एज यू नो वॉज फॉट बिटवीन 2 पावर। जो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर था, हमने ये देखा 2 खेमों के बीच लड़ा गया था, 2 पावर्स के बीच में ब्लॉक। ऑन द अदर साइड वेर द एलाइज, एक पाले में मित्र राष्ट्र थे यानी ब्रिटेन, फ्रांस और रूस थे, और अदर अपोजिट साइड में जो सेंट्रल पावर जो थी उसमें केंद्रीय शक्ति जर्मनी, ऑस्ट्रिया, हंगरी और ऑटोमन टर्की थे। अगस्त 1914 में व्हेन द वॉर बिगेन, 1914 में वॉर युद्ध शुरू हुआ। मैनी गवर्नमेंट थॉट, बहुत सारी देशों की सरकार ने ये सोचा यह युद्ध ज़्यादा से ज़्यादा क्रिसमस तक ख़त्म हो जाएगा, कि ओवरली उन्हें ये लगता था, सभी देशों की सरकारें ये सोचती थी कि बहुत जल्दी ख़त्म हो जाएगा ओवर द क्रिसमस। इट लास्टेड मोर देन 4 years, लेकिन ऐसा नहीं हुआ, 4 साल से भी ज़्यादा समय तक ये युद्ध चलता रहा। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर वाज वॉर लाइक नो अदर बिफोर। मानव सभ्यता के इतिहास में ऐसा भीषण युद्ध पहले कभी नहीं हुआ था। फाइटिंग इन्वॉल्व द वर्ल्ड लीडिंग, और जो इस युद्ध में दुनिया के सबसे अगुआ औद्योगिक राष्ट्र एक दूसरे से जूझ रहे थे। लीडिंग इंडस्ट्रियल नेशन, जो औद्योगिक देश थे जहाँ उद्योग बहुत ज़्यादा थे, वो देश आपस में एक टकराव था उनमें, विच नाउ हार्नेस द वास्ट पावर ऑफ मॉडर्न इंडस्ट्री इन्फ्लिक्ट द ग्रेटेस्ट पॉसिबल डिस्ट्रक्शन ऑन देयर एनिमी। ये कहता है कि जो इस युद्ध में दुनिया के सबसे औद्योगिक राष्ट्र एक दूसरे से जूझ रहे थे और शत्रुओं को नेस्तनाबूद करने के लिए उनके पास बेहिसाब आधुनिक औद्योगिक शक्ति जो थी वो पास थी उनके पास, यानी वो हार्नेस वास्ट पावर, जो बहुत बड़ी शक्तियाँ थी उसको हार्नेस यानी नेस्तनाबूद करने के लिए जो आधुनिक उद्योग थे, उन्होंने क्या किया, हर संभव प्रयास किया कि वो डिस्ट्रक्शन यानी शत्रुओं का विकास कर दे। इसके लिए वो एक शक्ति इकट्ठा हो चुकी थी एक साथ। यह दिस वॉर वाज द फर्स्ट इंडस्ट्रियल वॉर, इसलिए कहा जाता है ये पहला इंडस्ट्रियल वॉर था। इट सॉ, जो हमने क्या देखा, इट सॉ द यूज ऑफ मशीन गन, मशीन गनों का प्रयोग हुआ था इसमें, टैंकों का यूज हुआ था इसमें, एयरक्राफ्ट जहाज, हवाई जहाज़ों का, और रासायनिक केमिकल वेपन, रासायनिक हथियारों का प्रयोग हुआ था इस फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के दौरान। और एक मैसिव स्केल, बड़े पैमाने पर इसका यूज किया गया। बहुत सारी नई नई मशीनें हैं, मशीन गनें हैं, तोपें हैं और जहाज हैं, एरोप्लेन, हवाई जहाज हैं, इन सब का प्रयोग किया गया इस पहले विश्व युद्ध में। और ये इतना खौफनाक और भयानक था कि एक रूह कांप जाती है अगर हम इस युद्ध के बारे में वर्णन करते हैं तो। दिस वेर ऑल इंक्रीजिंगली प्रोडक्ट ऑफ लार्ज स्केल इंडस्ट्री, और ये सभी चीज़ें आधुनिक विशाल उद्योगों की ही देन थी। जो इतनी सारी चीज़ें बनी थी ज़्यादा उद्योगों के वजह से पॉसिबल हुआ था। टू फाइट द वॉर, युद्ध के लिए दुनिया भर से असंख्य सिपाहियों की भर्ती, इस युद्ध में लड़ने के लिए कई हजार, मिलियंस हम कह सकते हैं, असंख्य सिपाहियों की भर्ती की गई। हैड बी रिक्रूटेड फ्रॉम ऑल अराउंड पूरे संसार भर से, एंड मूव्ड टू द फ्रंटनेस ऑन द लार्ज शिप एंड ट्रेन्स। और इसी तरह से इस युद्ध में मौत और विनाश की जैसी विभीषिका रची। उनके औद्योगिक युग से पहले औद्योगिक शक्ति के बिना कल्पना नहीं की जा सकती थी। हम ये मानते हैं
कि जो रिक्रूट किया गया पूरी दुनिया भर से सैनिकों को इसमें, और बड़े बड़े जो जहाज थे, ट्रेनें थी, स्केल ऑफ डेथ, और इतना ज़्यादा जो भीषण एक नरसंहार हम कह सकते हैं और विनाश कह सकते हैं। 9 मिलियन लोग इसमें मारे गए, 20 मिलियन लोग इसमें जख्मी हुए। अनथिंकेबल था ये, एक असोचनीय था हम कह सकते हैं मृतकों, और जो 90 लाख से ज़्यादा लोग जो मर गए, और क्या इसमें हम कह सकते हैं 2 लाख मोस्ट ऑफ द किल्ड, और इसमें मोस्ट ऑफ द किल्ड एंड मेम्ड हम कह सकते हैं। मृतक और घायलों में ज़्यादातर कामकाजी उम्र के लोग ज़्यादा थे। मोस्ट ऑफ द किल्ड एंड मेम्ड वर मैन ऑफ वर्किंग एज, जो कामकाजी लोग थे वो ज़्यादा मारे गए। दिस डेथ एंड इंजरी रिड्यूस द एबल बॉडी वर्कफोर्स इन यूरोप। इस महाविनाश के कारण यूरोप में कामकाज के लायक लोगों की संख्या बहुत कम हो गई थी। ये बात आप याद रखिएगा। इस भीषण खून खराबे के कारण ये जो लड़ाई लड़ी गई थी, जो कामकाजी लोग थे उनकी संख्या बहुत कम हो गई। विद फ्यूअर नंबर विद इन द फैमिली हाउस होल्ड इनकम एंड डिक्लाइन आफ्टर द वॉर, और परिवार के सदस्य घट जाने से युद्ध के बाद परिवारों की आय भी बहुत कम हो गई। ड्यूरिंग द वॉर अगर हम बात करें युद्ध संबंधी सामग्री का उत्पादन करने के लिए उद्योग का पुनर्गठन किया गया। ड्यूरिंग द वॉर इंडस्ट्री वर रिस्ट्रिक्टेड टू प्रोड्यूस वॉर रिलेटेड गुड्स, यानी युद्ध संबंधी सामानों को बनाया गया। इंटायर सोसाइटी वर ऑल्सो रिकॉग्नाइज फॉर वॉर, और युद्ध की जरूरतों के मद्देनजर पूरे समाज को बदल दिया गया। मर्द मोर्चे पर जाने लग गए थे इस टाइम पर। वुमेन स्टेप इनटू अंडरटेक जॉब, और जो महिलाएं थी वो जॉब करने लगी। अर्लियर ओनली मेन वर एक्सपेक्टेड, जहाँ पहले पुरुष जो उन कामों को जो पुरुष लोग थे वो तो युद्ध पर जाने लगे, लेकिन जो महिलाएं थे उन कामों को संभालने के लिए घर की औरतों को बाहर आना पड़ा, जिन्हें अब तक केवल मर्द ही किया करते थे, मैन ही एक्सपेक्ट करते थे इसमें। आई होप यू अंडरस्टूड। यहाँ पर देखिए वर्कर्स इन मिंटियन फैक्ट्री में, यानी फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के दौरान एक हथियार फैक्ट्री में काम करने वाले मजदूर दिख रहे हैं हमें। प्रोडक्शन ऑफ आर्मेंट इंक्रीज रैपिडली इन द वॉर, देखो कितनी ज़्यादा मात्रा में मजदूर यहाँ पर हथियार बना रहे हैं, हम देख सकते हैं।